हेलो बेटा, आज हम करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड एसी जनरेटर। इसके असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं एक्सरसाइज के। अगर कोई नहीं समझ में आए तो मार्क कीजिए और क्लास में पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एयर कोर्ड सोलेनोइड। साथ साथ बना लिया करो। एयर कोर्ड, बीच में एयर है, हवा है, मतलब म्यू नॉट यूज करेंगे अगर करेंगे तो। विद लेंथ 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर्स की लेंथ है, ऐसा यूनिट्स में साथ साथ कन्वर्जन। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया है 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स 800। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 800 टर्न्स है। कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। इसमें करंट की जो वैल्यू है वो दी है 2.5 एम्पियर। करंट की वैल्यू 2.5 एम्पियर। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन द टाइम ऑफ 10⁻³ करंट आपने बंद कर दिया। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है? इग्नोरिंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड, द एवरेज बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एवरेज कितनी होगी? उसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू LdI/dt। अब आपने करंट चेंज कर रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? LdI/dt। तो उसके लिए हमें L चाहिए होगा। L के लिए हमें डाटा क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, करंट दिया है। करंट नहीं, एरिया, लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं। तो सेल्फ इंडक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A बाय लेंथ। यही होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला। वैल्यू डालो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ या लास्ट में डालेंगे। ये L की वैल्यू है। अब L की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, E इज इक्वल टू LdI/dt में। जब इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे आपके पास क्या आएगा? L की वैल्यू म्यू नॉट N स्क्वायर A बाय लेंथ इंटू DI/dt। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। म्यू नॉट कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ N स्क्वायर 800 है, स्क्वायर हो गया 8 इंटू 8 इंटू 10⁻⁴। एरिया की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁴ बाय लेंथ की वैल्यू 0.3 मीटर, 0.3 इंटू DI/dt। चेंज इन करंट कितना है? पहले करंट है 2.5, फाइनल करंट हो गया 0। चेंज इन करंट हो गया 2.5 अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है? 10⁻³ सेकेंड्स। 10⁻³ सेकेंड्स। ठीक है, सॉल्विंग करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं इसकी। 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कट गया। इसके बाद 25। अब ये देखो 4 इंटू 25 कितना होता है? 100। 4 इंटू 25 होता है 100। 2 0 यहां से है, बाकी 2 मिनट लिख लेते हैं। 8 इंटू 8 इंटू 2.5। एक और काम, 8 इंटू 2.5। 8 इंटू 2.5 कितना हो गया? 8 इंटू 2.5 हो गया 20। 8 इंटू 2.5 हो गया 20। 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 हो गया 160। 160, ये 3 कवर हो गए। पाई अपनी जगह पे 10⁻⁻7। -7 और यहां से 2 0 और आ गए थे। 10⁻⁻5। ये सब जिन पे टिक लगा है वो सारी टर्म्स कवर हो गई 10⁻⁻7 के साथ। पाई भी कवर हो गया। और कुछ तो नहीं बचा? नहीं बचा। डिनोमिनेटर में कितना आया? 0.3 इंटू 10⁻³ मतलब 3 इंटू 10⁻⁴। 3 इंटू 10⁻⁴। अब सॉल्विंग करो। 10⁻⁴, 10⁻⁵ कट गया, ये 0 के साथ। तो 16 पाई बाई 3। 16 पाई बाई 3 कैलकुलेट करते हैं। 16, देखो स्टार्टिंग से ही सीधा पॉइंट में मत मल्टीप्लाई करने लगो, पहले छोटा कर लो उसको, उससे आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। 16 इंटू 3.141 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आता है 16.752। 16.752 वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर कितना आया? 16.752 वोल्ट, यानी अप्रोक्सीमेट 16.74
वोल्ट्स। आ गई समझ? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, ध्यान दो, आपको बोल रहा है टोटल चार्ज इंड्यूस्ड in the conducting loop when it is moved in a magnetic field depends on, ध्यान देना बेटा, सेकंड में आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में आप एक लूप को एंटर कराते हो, you've got a loop which is entering the magnetic field। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। ना वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो क्या होगा, जितना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे कौन डिपेंड करता है? ईएमएफ। जितना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उतना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि टाइम पे भी तो होगा ना, क्योंकि देखो करंट होता है dq बाई dt, तो dq होगा idt, होगा कि नहीं? I किस पे डिपेंड होता है? I डिपेंड होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे, मतलब 1/r डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी, डी टी डी टी कट गया, ये हो गया 1/r डी फाई। सो इट डिपेंड्स ऑन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ईएमएफ या करंट बोला होता तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता, बट सिर्फ चार्ज बोला है तो वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, वो रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, फाइनल नहीं, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल सही। ठीक है, सो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में बोला क्या है। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में आपको क्या बोला? 100 मिली हेनरी कॉइल। 100 मिली हेनरी कॉइल का मतलब आपको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दिया हुआ है, कॉइल है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दिया है 100 मिली हेनरी, मतलब 0.1 हेनरी, कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसमें करंट आता है 1 एम्पियर। एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला कितना होता है? हाफ एल आई स्क्वायर, सो हाफ 0.1 इंटू 1 का स्क्वायर, आंसर आ गया 0.05 जूल्स, 0.05 जूल्स, 0.05 जूल्स, सी ऑप्शन। ये सी इसके साथ है, वो थोड़ा दूर दूर हो गए। ठीक है, अगले पे आते हैं नंबर 4 पे। आंसर 4 क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉइल ऑफ अ सोलेनॉइड इज डबल्ड, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय लेंथ। इसमें ये n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ नहीं है। पर यूनिट लेंथ अगर चाहिए तो n स्क्वायर a बाय एल स्क्वायर इंटू एल, n बाय एल हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n स्क्वायर a इंटू लेंथ। तो सेल्फ इंडक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज डबल्ड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बिकम्स 4 टाइम्स। So इसका आंसर होगा 4 टाइम्स, remain unchanged, be half, be doubled, 4 टाइम्स, डी ऑप्शन 4 टाइम्स। ठीक है जी, नेक्स्ट, करंट इन सेल्फ इंडक्टेंस L equal to this to be increased from 1 ampere to 11 ampere in इतना मिली सेकेंड्स, इंड्यूस्ड EMF। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 40 into 10 to the minus 3, करंट में चेंज दिया हुआ है, तो DI कितना हो गया? 1 to 11 मतलब 10 एम्पियर, ये हो गया DI चेंज इन करंट। और टाइम टेकन कितना दिया हुआ है? इन 4 मिली सेकेंड्स, 4 into 10 to the minus 3।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है एल डी आई बाई डी टी, वैल्यू डालो 40 इंटू 10⁻³ डी आई 10 4 इंटू 10⁻³ ये कैंसिल हो गया 10 100 वोल्ट, आंसर आ गया 100 वोल्ट। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं 6 पे। 6 क्या कह रहा है, अ वेरिंग करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 इन 0.5 सेकेंड्स, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इतना, सेल्फ इंडक्शन। फिर से सेम फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ आपको कितना दिया हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया हुआ है 220 वोल्ट। एल आपको निकालना है, डी आई कितना है 10 to 0 अपॉन टाइम टेकन 0.5 सेकेंड्स। ये 20 ऊपर चला गया, L इंटू 20 इज 220, L आ गया 11 हेनरी, आंसर आया 11 हेनरी, सी ऑप्शन। ठीक है जी, ये हो गया नंबर 6। आ जाते हैं 7th पे। 7th क्या कह रहा है, 7th कह रहा है व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल which produces 5 volt when the current changes from 3 ampere to 2 ampere। फिर से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, नंबर्स डिफरेंट है आपके। E कितना हुआ एल डी आई बाई डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट, L आपको निकालना है, चेंज इन करंट 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 1 मिली सेकेंड्स। तो आंसर कितना आया 5 इंटू 10⁻³ हेनरी, 5 मिली हेनरी, बी ऑप्शन। ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8 कह रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 स्क्वायर सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना, if the magnetic field which is perpendicular to the plane of the coil changes at the rate of 1000 Tesla per second, the current in the coil। okay, rate of change of magnetic field दिया हुआ है, ये सोलेनॉइड का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका नॉर्मल इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालोगे डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कॉइल नाम ले लिया सिर्फ। सो रेक्टेंगुलर कॉइल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल फ्लक्स निकालो, इनिशियल फ्लक्स होगा बी इनिशियल इंटू एरिया, यही बोला ना। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए हैं। इनिशियल फ्लक्स हो गया एन इंटू बी इनिशियल इंटू एरिया, फाइनल फ्लक्स हो गया एन इंटू बी फाइनल इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज दिया हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, परपेंडिकुलर टू द कॉइल, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। चेंजेस एट द रेट ऑफ 1000 टेस्ला पर सेकेंड, करंट इंड्यूस्ड। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। सो एन ए बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। सो करंट हो गया वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, so number of turns into area upon resistance into final field minus initial field upon area। वैल्यूज डालो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए 20 टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 100 ohms, 100 ohms। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1000 टेस्ला पर सेकेंड, 1000 पर सेकेंड टाइम 1 हो गया। सिंप्लीफाई करो, 2 0 उड़ गए, ये आ गया 100, ये 2 0 इससे 10⁻², 50 इंटू 10⁻², 50 इंटू 10⁻² हो गया 0.5, तो आंसर आ गया 0.5 एम्पियर। सो ऑप्शन आया 150.5, सी ऑप्शन। ठीक है,
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाइन्थ कह रहा है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर is moving with a speed of 7 meters per second perpendicular to the magnetic field of intensity इतना, the induced EMF across the conductor क्या लगेगा, E is equal to BLV। कुछ क्वेश्चंस पुराने भी आ गए इसमें। कंडक्टर है, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, BB, LB और VB। कंडक्टर ऑफ लेंथ इतना इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ इतना परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड है कहां गया 0.9, लेंथ की वैल्यू 0.4, वेलोसिटी 7, 9 चौक 36, 36 इंटू 7 चौक 28, 28 इंटू 9, 28 इंटू 9, 28 इंटू 10 होता है 280, 280 में से 28 कम करो, 280 में से 28 कम करो 252, दो से पहले पॉइंट 2.52 वोल्ट, 2.52 वोल्ट, बी ऑप्शन। ठीक है जी, आ जाते हैं थर्ड पे, मतलब इस पेज के थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th कह रहा है, इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड a circular coil of radius 30 centimeter and resistance pi square ohm is rotated about an axis which is perpendicular into the direction of magnetic field and which forms a diameter of the coil। ठीक है, ओके, मतलब आपने जो एक्सिस है वो डायमीटर के अबाउट है, मतलब ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एसी जनरेटर का केस हो गया, एसी जनरेटर का केस हो गया, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायमीटर के अबाउट एक्सिस है तो वो ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, diameter of the coil, if the coil rotates at 200 rpm the amplitude of the alternating current, क्या फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड का, E नॉट, फॉर्मूला क्या होता है NAB ओमेगा, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए हुए तो 1, एरिया, रेडियस 30 सेंटीमीटर, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है बाय रेजिस्टेंस, ये हो गया करंट, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं पता 1, एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 10⁻², ओमेगा 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 200 आरपीएम, मतलब 200 इंटू 2π/60, 1 आरपीएम is 2π/60 radians per second divided by resistance। what is the resistance, रेजिस्टेंस दिया पाई स्क्वायर ओम्स। चलो काम इजी कर दिया इसने, पाई वाली टर्म कट गई, सारे पाई कट गए, कितना आया, ये आपके पास आया, एक 0 से 0 उड़ा दो, ये 3, ये बन गया 10, ऊपर आया 9 इंटू 10⁻², 9 इंटू 10⁻4 हो गया, ये 9 इंटू 10⁻3 अपॉन 3, सो 3 इंटू 10⁻3 एम्पियर। आंसर मैच, ओ ये मैं 2 रह गया मेरा, तो ये 9 इंटू 10⁻³ इंटू 2, तो 18 इंटू 10⁻³ अपॉन 3, तो ये आ गया 6 इंटू 10⁻³, 6 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, सॉल्व करके आया 6 इंटू 10⁻³ एम्पियर। गॉट इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th कह रहे हैं एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन,
इंडक्टर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? मैग्नेटिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिक में नहीं होती, मैग्नेटिक में होती है। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक में होती है। 12th, a wire loop is rotated in a magnetic field. The frequency of change of direction of induced EMF. The frequency of change in direction of induced EMF. जब आप रोटेट करोगे तो किस फ्रीक्वेंसी से डायरेक्शन चेंज होगी एक क्लोज लूप में? तो वो होगी डबल फ्रीक्वेंसी से, मतलब हर एक रेवोल्यूशन में 2 बार डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब इन एवरी रेवोल्यूशन, in every rotation, every complete rotation, direction of induced current or voltage change twice, 2 बार चेंज होती है। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से अगर वो रोटेट कर रहा है तो 2 ओमेगा हो जाएगा डायरेक्शन में चेंज की फ्रीक्वेंसी। तो ट्वाइस पर रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट साइकिल जब होती है तो वो इस तरह से मूव करता है कि नहीं करता? तो 2 बार, एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, आ जाते हैं 13th पे। A current of 2.5 ampere flows through a coil of inductance 5 Henry, magnetic flux linked with the coil। सब कुछ दिया हुआ है 13th में। फॉर्मूला phi is equal to Li, करंट ऑफ इंडक्टेंस दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स, L की वैल्यू 5, I की वैल्यू 2.5, आंसर हो गया 12.5 वेबर, सी ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे 14th। In the given in the circuit on the figure, the bulb will become suddenly bright. Suddenly bright, देखो जब आप टर्न ऑन, बल्ब में चेंज तब आएगा whenever there is a change in current। अब करंट में चेंज कब हो सकता है? जब आप की को क्लोज करोगे या की को ओपन करोगे। जैसे ही की को क्लोज करते हो तो क्या होगा? करंट को डिले देगा, मतलब देर से जलेगा, तो करंट की ग्रोथ को रोकेगा, तो ब्राइटनेस बढ़ेगी नहीं, ब्राइटनेस ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। सो व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं इसकी, व्हेन स्विच का नाम के is closed, then current increases in circuit and delay is produced in the growth of current। When switch is opened, क्लोज की जगह ओपन किया, EMF, induced EMF increases the current momentarily, therefore brightness increases momentarily। जैसे ही सर्किट को क्लोज ओपन करोगे, जैसे ही ओपन किया करंट कम होने लगा। करंट को कम होने से कौन रोकता है? ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। वो ईएमएफ सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, क्या करेगी? ब्राइटनेस को थोड़ी देर के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए बढ़ाएगी, फिर उसके बाद वो कम कर लेगी, डिले प्रोड्यूस करती है ना। सो इसका ऑप्शन होगा कॉन्टैक्ट इज मेड और ब्रोकन। नहीं, मेड में नहीं होगा, ब्रोकन में होगा। कॉन्टैक्ट इज मेड, नो, कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15th क्या कह रहा है? 15th कह रहा है, अ फ्लैट कॉइल ऑफ 500 टर्न्स, ईच ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.14 टेस्ला। एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500,
नंबर ऑफ टर्न्स है 500, ईच ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आपको दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 into 10 to the power minus 4 meter square, rotates in a uniform magnetic field of intensity 0.14 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये रोटेट करता है, फ्लैट कॉइल है, सोलेनॉइड नहीं है, सॉरी फ्लैट कॉइल है, सोलेनॉइड नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स 500, एरिया 10 to the power 15 to 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 4 meter square, rotates in a uniform magnetic field of 0.14 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दी है 0.14 वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी टेस्ला। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो फील्ड इस तरफ है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मतलब आपका ये कौन सा केस हो गया, एसी जनरेटर का केस हो गया। एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इज 150 रेडियंस पर सेकंड, ओमेगा दिया हुआ है, एसआई यूनिट्स में ही है, कोई चेंज नहीं करना, 150 रेडियंस पर सेकंड। द कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, सब कुछ दे दिया, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द पीक करंट, पीक करंट क्या हो जाएगा, पीक करंट हो जाएगा आई नॉट, ये होगा ई नॉट बाय रेजिस्टेंस, ई नॉट की वैल्यू NAB ओमेगा बाय रेजिस्टेंस। नंबर ऑफ टर्न्स कितने, नंबर ऑफ टर्न्स है 500, एरिया की वैल्यू 50 into 10 to the power minus 4, मैग्नेटिक फील्ड 0.14, ओमेगा की वैल्यू 150, सब ऐसा यूनिट्स का ध्यान रखना बेटा, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 10 ओम्स, ये कैंसिल हो गया। अब 10 to the power minus 4 के साथ गेम खेल लेते हैं, 3 0 खत्म, 10 to the power minus 1 बचा, 5 पंजे 25, 25 का 2.5 बना दो, ये भी पूरा एकोमोडेट हो गया, 2.5 into 0.14, 2.5 into 0.14 into 15, 15 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, छोटा हो जाएगा, 15 into 0.14, 15 into 10 150, 150 और 15 चौके 60, 150 और 60 210, 210, तो ये 2 से पहले पॉइंट 2.1, 2.5 into 2.5 मल्टीप्लाई करो, 25 into 20 हो गया 500, 500 और एक 25 और जोड़ो 525, 525 2 से पहले पॉइंट 5.25 एम्पियर। कोशिश करा करो कैलकुलेटर मिनिमम से मिनिमम यूज करो, ओरल कैलकुलेशंस इजी होता है। देखो टाइम यही होता है, जिन बच्चों के पास स्पेसिफिकली मैथ्स नहीं है उनको तो ये दिक्कत आती है कि वो इसी स्टेप पे सब मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ब्रेक करो, छोटे छोटे टर्म्स को तोड़ो, ये दो इकट्ठे हो रहे हैं, इनको एक बना दो, आगे एक बना दो, कई बार काफी बार आप देखोगे कि क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। जैसे पिछला ही क्वेश्चन था वो वाला जिसमें हमने पाई स्क्वायर वाला था 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था, 2024-25 मतलब 2025 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बट अगर आप गधे की तरह मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो लंका लग जाएगी। बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, पहले पाई की वैल्यू डाल देते हैं, फिर बाद में पाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। भाई फिर कहोगे पेपर लंबा होता है, एमसीक्यू लंबे होते हैं, एमसीक्यू लंबे नहीं होते। आप बस फाइनल स्टेप तक लेके जाओ, 90% टाइम्स ऐसा होगा कि चीजें कट जाएंगी और आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था 15। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। A long solenoid has 1000 turns. 16th कह रहा है a long solenoid has 1000 turns। एक long solenoid है, इसके number of turns दिए हैं 1000। ठीक है जी। When a current of 4 ampere flows through it, magnetic flux linked with each turn of the coil is इतना। ओके, ये एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स, 4 into 10 to the power minus 3, so 1000 into 4 into 10 to the power minus 3 मतलब 4 वेबर। ये टोटल फ्लक्स हो गया। सेल्फ इंडक्शन phi is equal to Li, L हो गया phi by I, phi कितना 4, करंट की वैल्यू 4 एम्पियर, आंसर आ गया 1 हेनरी। तो डी ऑप्शन 1 हेनरी। ठीक है, आ जाते हैं 17th पे। 17th कह रहा है a long solenoid has 500 turns। अगेन एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, 500 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स 500। सेम क्वेश्चन है, शायद करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड,
द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, टोटल फ्लक्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स ऑफ ईच टर्न। सो नंबर ऑफ टर्न्स है 500, ईच टर्न का फ्लक्स है 4 इंटू 10 टू पावर -3, ये कितना हो गया 5 4 से 22 2 वेबर। सो आपको एल निकालना है, एल होता है 5/I 2/2, इसका भी आंसर कितना आया 1 हेनरी, सी ऑप्शन। गॉट इट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या कह रहा है, टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इतना एंड इतना आर प्लेस्ड सो क्लोज टुगेदर दैट द इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द अदर। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितनी दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दिया हुआ है 1। द म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें क्या लगेगा, सिंस कॉइल्स आर 100% coupled, K की वैल्यू क्या होती है, m अपॉन रूट L1 L2। ये 1 दिया हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हुआ रूट L1 L2। तो रूट ऑफ L1 की वैल्यू 2 मिली हेनरी, L2 की वैल्यू 8 मिली हेनरी, तो ये आ गया 16 4 मिली हेनरी। सो म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट हो गया 4 मिली हेनरी। आप फॉर्मूला वाइज भी सोच सकते हो, आप फॉर्मूला वाइज भी सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो, L1 होता है म्यू नॉट N1 स्क्वायर A बाय लेंथ, L2 होता है म्यू नॉट N2 स्क्वायर A बाय लेंथ। एरिया और लेंथ दोनों का सेम है, तो L1 L2 कितना हुआ, म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A स्क्वायर बाय L स्क्वायर। मतलब रूट ऑफ L1 L2 कितना हुआ, म्यू नॉट N1 N2 A by length which is M। आप ऐसे भी सोच सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, इसमें कुछ ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्मूलाज लगेंगे, वो मैं साइड में बता दूंगा आपको। Circular coil of radius 8 centimeter and 20 turns rotates about its vertical diameter with angular speed of 50 radians per second। वही vertical diameter वाला, मतलब आपका AC जनरेटर का केस हो गया। ये से रोटेट कर रहा है, डाटा लिख लेते हैं। रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 20, वर्टिकल डायमीटर विद एंगुलर स्पीड 50 रेडियंस पर सेकंड, ओमेगा दिया है 50 रेडियंस पर सेकंड। In a uniform horizontal magnetic field of magnitude 3 into 10 to the power -2 Tesla, magnetic field दिया है 3 into 10 to the power -2 Tesla। Obtain the maximum and average EMF induced in the coil। इसमें alternating current के formulas लगेंगे। क्या क्या फॉर्मूला लगेंगे alternating current के, इसमें आपने पढ़ा एवरेज करंट होता है, एसी में एवरेज करंट होता है 2/π टाइम्स पीक। एसी में एवरेज करंट होता है 2/5 टाइम्स पीक करंट। 2/π को मल्टीप्लाई करते हो पीक करंट से, ठीक है। इसके बाद एसी में एक फॉर्मूला है आपका एवरेज पावर का, वो होता है पीक वोल्टेज पीक करंट डिवाइडेड बाय 2। वैसे पावर वोल्टेज इनटू करंट होता है, पर अगर हम पीक की टर्म्स में बात करें तो ये फॉर्मूलाज होते हैं। तो ये एसी के कुछ फॉर्मूलाज मैं इसमें यूज करूंगा। सो पहले पार्ट पे आते हैं। आपको बोला ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ। सो मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा, अच्छा ये एवरेज जो होता है ये हाफ साइकिल में एवरेज होता है, टोटल एवरेज इन फुल साइकिल वो हमेशा क्या हो जाता है, 0। टोटल इन फुल साइकिल एवरेज करंट हो जाता है 0, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे होता है। एवरेज का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर। तो जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव है, तो ओवरऑल एवरेज पूरी साइकिल का क्या होगा, 0। सो पहले तो पीक निकालते हैं, पीक मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ। तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना होता है, मैक्सिमम ईएमएफ होता है NAB ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं 20, एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस 8 इंटू 10 टू द पावर -2, स्क्वायर कर देते हैं 64 इंटू 10 टू द पावर -4। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू
3 इंटू 10⁻², ओमेगा की वैल्यू 50, NAB ओमेगा। कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 0.603 वोल्ट्स। एवरेज कितना होगा फुल साइकिल? 0। इन फुल साइकिल करंट हो वोल्टेज हो, एवरेज कितना होता है? 0। आगे, इफ द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम करंट कितना होगा? E नॉट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 0.603 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 10 ohms 0.0603 एम्पियर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। पावर लॉस क्या होगा? पावर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी आपको? E नॉट आई नॉट बाई 2। तो E नॉट आई नॉट बाई 2 फॉर्मूला लगेगा। सो 0.603 इंटू 0.0603 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करें 0.018 वॉट, ये आंसर आएगा। क्लियर? समझ में आता है यहां तक? ये फॉर्मूलाज और ये लिख लो पहले एक जगह ध्यान से। क्लियर है बेटे यहां तक? आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिए। A circular coil of radius 10 centimeter, 500 turns and resistance 2 ohms is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. एक कॉइल है, आपने इस कॉइल को परपेंडिकुलर टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो इस कॉइल का रेडियस हो गया 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स दिए 500। रेजिस्टेंस इस कॉइल की दी है 2 ohms। मैग्नेटिक फील्ड 180 डिग्री टर्न किया। ओके, ये टर्निंग वाला क्वेश्चन है, तो पहले फ्लक्स निकालो। जब 180 डिग्री टर्न कर दिया तो फाइनल फ्लक्स निकालो। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। सो इनिशियल फ्लक्स कितना हुआ? इनिशियल फ्लक्स हुआ n इंटू बी डॉट ए। सो NBA cos 0। फाइनल फ्लक्स कितना हुआ? NBA cos 180, तो मतलब माइनस NBA। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, तो ट्वाइस ऑफ NBA अपॉन टाइम। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए? नंबर ऑफ टर्न्स 500। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी दी है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी है 3 इंटू 10⁻5। एरिया कितना दिया है? रेडियस दिया है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 10⁻², 10⁻1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है? 0.25। 0.25 सिंप्लीफाई करते हैं। 0 0 10⁻² के साथ खत्म। इसके बाद 0.25 होता है 1/4, ऊपर ले जाओ। 5 2 से 10, 10 3 से 30, 30 पाई। इसको 3 पाई लिख दो इंटू 10⁻4 इंटू 4। 1.25 1/4 होता है। सो 12 पाई इंटू 10⁻4 वोल्ट ईएमएफ है ना। सो 12 पाई इंटू 10⁻4, सो यानी 1.2 पाई। सॉल्व करके आएगा 3.77 इंटू 10⁻3 वोल्ट। सो 3.77 मिली वोल्ट। आगे क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट कितना होगा? इंड्यूस्ड करंट होगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, मतलब 3.77 बाय 2 मिली एम्पियर। सॉल्व करके 1.885 मिली एम्पियर। मेथड क्लियर? आ गया समझ? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। आ जाते हैं 21 पे। 21 क्या कह रहा है?
an EMF of 0.5 volt is developed in the secondary coil. दो कॉइल्स हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी. जो वो म्यूचुअल इंडक्शन वाली होती है जिसमें करंट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी, जिसमें इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी. So primary and secondary coil changes, primary coil changes from 5 ampere to 2 ampere in 300 milliseconds. Mutual induction induced EMF secondary में ये होता है m on 2 because of 1 di1 by dt. Induced EMF कितना दिया है 0.5. म्यूचुअल इंडक्शन आपको m निकालना है. di कितना दिया हुआ है 5 में 2 गया 3 डिवाइडेड बाय dt कितना है 300 milliseconds into 10 to the minus 3. So 0.5 is equal to m into नीचे कितना हुआ ये 10 हो गया 10 to the minus 1 ऊपर जाके 10 बन गया. m कितना आ गया 0.05 हेनरी. सो आंसर इसका आया 0.05 हेनरी. आ जाते हैं 22 पे. A circular loop of radius 0.3 centimeter lies parallel to much bigger circular loop of radius 20 centimeter. The center of smaller loop is on the axis of the bigger loop. The distance between the centers is 15 centimeter. Okay, एक बड़ा लूप है, एक छोटा लूप है. अब आपको याद है मैंने कंसेप्ट बताया था म्यूचुअल इंडक्शन में कि हमेशा बड़े की वजह से छोटे पे निकाला करो. अब इसमें करंट आपको छोटे में दिया हुआ है तो वही करंट आप बड़े पे नहीं मानोगे. कैसे करोगे ध्यान दो. आपको क्या बोला, ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है. देखो जो हमने निकाला था ना वो म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट था, तो उससे उसमें किसमें करंट है उससे फर्क नहीं पड़ता, इसमें फ्लक्स निकालना है. तो जरा ध्यान देना, ये दो लूप्स हैं, एक का रेडियस मान लिया R1, एक का रेडियस मान लिया R2. हमें R1 R2 की वैल्यू पता है. R1 है बड़ा वाला 20 सेंटीमीटर, R2 छोटा वाला 0.3 सेंटीमीटर. दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिया x. x अपने को गिवन है 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना. अब करंट 2 एम्पियर फ्लोज इन द स्मॉलर लूप. इसमें करंट नहीं पता, इसको करंट I1 मान लिया, मुझे नहीं पता क्या है. इसमें पता है I2. I2 गिवन है 2 एम्पियर, I1 नहीं पता. बट हम छोटे से बड़े पे नहीं निकाल सकते, हमें बड़े से छोटे से सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन निकालना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बोलोगे इफ I1 करंट फ्लोज इन बिगर लूप then flux linked with smaller loop phi2 वो हो जाएगा B1 A2. B1 बड़े वाले की फील्ड कितनी हुई, म्यू नॉट I रेडियस का स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉलर लूप पाई R2 स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया आपके पास phi2. phi2 कितना होता है mi1. कटिंग करो, इससे m निकल गया, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर की पावर 3/2. ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. अब आपको क्या निकालना है, आपको फ्लक्स इन फर्स्ट निकालना है. फ्लक्स इन फर्स्ट क्या होगा, mi2. ये यूज करोगे, ऐसे लॉजिक लगाओगे. m की वैल्यू निकाल चुके हो, m की वैल्यू म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू I2. अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. सो phi1 कितना हुआ, 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू पाई
इंटू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर हो गया 20 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये हो गया 0.3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, 20 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू I2 कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूं, यहां पे अलग से सॉल्व कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ये आता है आपका एक्स स्क्वायर कितना है 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकालता हूं बाद में चेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर 20 स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर की पावर 3/2 भी निकाल ही लेते हैं हाथों हाथ, पावर 3/2। यूनिट्स में दिक्कत आएगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब बनेगा ना, नहीं ठीक था, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये। इसके यूनिट्स देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर की पावर 3/2 सेंटीमीटर क्यूब बन गया, तो 20 स्क्वायर हो गया 400, 400 और 225 कितना हुआ 625, 625 की हो गया 25, 25 ही हो ना, 400 और 225 625, 25 इंटू 10⁻25 आता है इसका स्क्वायर रूट, सो 25 का क्यूब इंटू 10⁻⁻6, सो 25 का क्यूब इंटू 10⁻⁻6। देखो ना 15 और 20, ये 15 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर की पावर 3 स्क्वायर रूट कर दिया ना इसके साथ, तो 25 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर में, सो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो 25 का क्यूब इंटू 10⁻⁻6, 2 से 2 उड़ा दिया और कुछ नहीं कट रहा। कैलकुलेट करते हैं, न्यूमरेटर में आपके पास कितना है, न्यूमरेटर में 4 इंटू 3.141 इंटू 3.141, 2 बार पाई हो गया, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 0.3 का स्क्वायर 0.09, ये आता है 1420 इंटू 10⁻1420 इंटू 10⁻⁻7 11 15 -15 डिवाइडेड बाय 25 का क्यूब, 25 का क्यूब अभी लिख लेते हैं इंटू 10⁻⁻6, सो दिस डिवाइडेड बाय 25, एक और बार डिवाइड बाय 25, एक और बार डिवाइड बाय 25, ये आता है 0.0909 इंटू 10⁻⁻9, तो 9.09 इंटू 10⁻⁻11 वेबर, 9.09 इंटू 10⁻⁻11 वेबर, 9.1 इंटू 10⁻⁻11 वेबर। कैलकुलेशन थोड़ी सी है बस, अदरवाइज लॉजिकली समझ में आ गया। दोबारा सुनो, हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन बड़े वाले की वजह से छोटे पे निकालते हैं, भले ही करंट छोटे की वजह से बड़े पे दिया हो। तो बड़े वाले में अगर I1 करंट है तो इस पे निकाला, बड़े वाले में अगर I1 करंट है तो इस पे निकाला, इस पे निकाला, पर हमें करंट I2 का दिया हुआ था तो हमें फ्लक्स बड़े पे निकालना था, तो बड़े पे फ्लक्स कितना निकलेगा M इंटू I2। आई बात समझ? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंटरेस्टिंग और टिपिकल क्वेश्चन था, इसको अच्छे से 2 बार 3 बार जरूर कीजिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहा है, 23rd कह रहा है, 23rd कह रहा है 2 different coils have self inductances L1 and L2। पहली कॉइल है उसकी सेल्फ इंडक्टेंस है 16 मिली हेनरी, एक दूसरी कॉइल है उसकी सेल्फ इंडक्टेंस है 12 मिली हेनरी। At a certain instant the current in the two coils is increasing at the same rate, मतलब di1 by dt और di2 by dt दोनों बराबर दिए हुए हैं, ठीक है।
कहाँ गया आंसर? द करंट इन द टू कॉइल्स पावर सप्लाइड टू द टू कॉइल्स, वो भी आपको क्या दी हुई है? सेम दी हुई है। ओके, पावर भी सेम दी हुई है। सो P1 इक्वल टू P2। देखते हैं क्या करना है इसका। आपको बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो सबसे पहला पार्ट इंड्यूस्ड वोल्टेज की बात करते हैं। इंड्यूस्ड वोल्टेज फर्स्ट में क्या हो जाएगी और सेकंड में क्या हो जाएगी? इसमें हो जाएगी L1 di1 by dt डिवाइडेड बाय L2 di2 by dt। di by dt इक्वल दिए हैं, कितना हो गया? L1 by L2, मतलब आ गया 4:3। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया? 4:3। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? करंट का रेशो। सेकेंड पार्ट में बोला करंट का रेशो। करंट का रेशो आप कैसे निकालोगे? पावर इक्वल दी हुई है, P1 इक्वल टू P2। सो वोल्टेज इनटू करंट इज वोल्टेज इनटू करंट। सो I1 by I2 इज E2 by E1। तो उल्टा रेशो आ जाएगा 3:4। सो इसका रेशो कितना आ गया? 3:4। तीसरी चीज जो आपको निकालनी है वो निकालनी है एनर्जी स्टोर्ड का रेशो। एनर्जी स्टोर्ड का रेशो, एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है? हाफ Li²। सो थर्ड पार्ट में आपको निकालना है एनर्जी स्टोर्ड का रेशो, U1 अपॉन U2। ये हो गया हाफ L1 I1² बाय हाफ L2 I2²। I1 स्मॉल आई लिखना था, I2²। सो हाफ ऑफ कट गया, L1 by L2 इंटू I1 by I2 का होल स्क्वायर। L1 by L2 कितना हुआ? 4:3। I1 by I2 कितना था? 3:4, उसका होल स्क्वायर। कट के आंसर कितना आया? 3:4। क्लियर? समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। आ जाते हैं 24th पे। 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है एन एयर कोर्ड सोलेनोइड इज ऑफ लेंथ 0.3 मीटर। एक एयर कोर्ड सोलेनोइड है, इसकी लेंथ है 0.3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.2 इंटू 10⁻³ 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एज नंबर ऑफ टर्न्स 2500, 2500 टर्न्स है। अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन अ कॉइल ऑफ 350 टर्न्स इज बाउंड। बीच में एक और कॉइल लगा दी आपने 350 टर्न्स की। बीच में एक कॉइल है, ये N1 मान लो, एक N2 बीच में कॉइल लगा दी, वो है 350 टर्न्स की। ठीक है? The solenoid and the coil are electrically insulated from each other. Calculate the EMF induced in the coil if the initial current of 3 amperes 3 ampere in solenoid is reversed. So initial current 3 ampere का है, आपने उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया? N इंटू B1 इंटू A2। A2 एरिया सेम दिया हुआ है, एरिया के बारे में नहीं बोला तो सेम ही लोगे, प्लस N इंटू B फाइनल इंटू A2। डायरेक्शन चेंज हो गई तो वो ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। सो ट्वाइस ऑफ NBA अपॉन टाइम। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वैल्यू डालो, कितना आया? ट्वाइस इनटू म्यू नॉट N1 बाय लेंथ इंटू I1 या I इंटू A2 और नीचे टाइम अपनी जगह पे। ठीक है? म्यू नॉट NI होता है, N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वैल्यू डालो, जब वैल्यू डालोगे आपके पास B का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, सॉरी EMF का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? ट्वाइस म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू N1 इंटू N1 कितना है? 350 इंटू कितना है? 2500। 350 2500 म्यू नॉट डल गया, N1 N2 डल गया, 2 डल गया। I कितना है? 3 एम्पियर। एरिया 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 1.2 इंटू 10⁻³
डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज 0.25 यानी 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, और लेंथ, लेंथ कितना है 0.3 मीटर, सो 3/10, तो 40 ऊपर चला जाएगा। 3 से 3 काट दो। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, 10⁻³ उड़ा दो, 1 2 ये 3, 40 से मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं होगा, ये 10 ऊपर जाके 1.2 को पॉइंट उड़ा देगा, 12 बना देगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, छोड़ो सीधा ही कर लेते हैं। सो कैलकुलेट करो इसको, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 3.141 इंटू 35 इंटू 25 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय इंटू 4, 4 साथ में नीचे से जो ऊपर है वो ले जाओ, और फिर 10 से मल्टीप्लाई, सॉरी पूरा इरेज हो गया गलती से, 8 इंटू 3.141 इंटू 35 इंटू 25 इंटू 1.2 इंटू 40 इज इक्वल टू 1055376 इंटू 10⁻⁻7, 1 2 3 4 5 6 7, 0.1055376 वोल्ट। ठीक है, समझ में आई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। आ जाते हैं 25 पे। 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है a circular coil having 20 turns each of radius 8 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कॉइल है, उसके 20 टर्न्स हैं, हर एक का 8 सेंटीमीटर रेडियस है, is rotating about its vertical diameter with an angular speed of 50 radians per second। वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है, मतलब क्या हो जाएगा? एसी जनरेटर का केस। मैग्नेटिक फील्ड दिया है, डाटा लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के कितने दिए हैं? 20 टर्न्स। रेडियस दिया है 8 × 10⁻² मीटर। रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियंस पर सेकंड। ओमेगा दिया है 50 रेडियंस पर सेकंड। इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 30 मिली टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड है 30 मिली टेस्ला। ऑब्टेन द मैक्सिमम एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज। अब ये फिर से फॉर्मूलाज हो जाएंगे आपके ऑल्टरनेटिंग करंट के। तो मैं पहले मैक्सिमम ईएमएफ निकाल देता हूं। मैक्सिमम ईएमएफ क्या होती है? एनएबी ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न्स 20, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर 64 × 10⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड 30 × 10⁻³ ओमेगा की वैल्यू 50। कैलकुलेट करो, 0 0 और 0, ये 10⁻³ खत्म हो गया। कितना बचा? 64, 5 3 15, 2 30, 30 × 64, so 64 × 3, 192, 1920 पाई into 10⁻⁴, so 0.192 पाई। अब कैलकुलेट करो, 0.192, एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं। 50, रेडियस का स्क्वायर हो गया 60, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 20, सो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया 0.192 इंटू 3.141, 0.603 वोल्ट। 0.603 वोल्ट, 0.603 वोल्ट। अभी चेक करते हैं इन कैलकुलेशंस को। यहां तक ई नॉट समझ में आ गया। एवरेज के लिए मैंने आपको क्या बताया था? ई एवरेज, एवरेज होता है हमेशा 0 इन फुल साइकिल, ये भी पीछे बताया था मैंने। और एक होती है आरएमएस वैल्यू, ई आरएमएस। आरएमएस का फॉर्मूला होता है √2, 0.603 ई नॉट √2, ये फॉर्मूला होता है बेटा। आगे ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ोगे बाद में। सो 0.603
डिवाइडेड बाय √2 1.414 कैलकुलेट करो 0.603 डिवाइडेड बाय 1.414 ये आता है 0.426 ये मैच कर रहा है इसका मतलब पहले वाले में मिसप्रिंटिंग है 6 की जगह 0 0 की जगह 6 आ गया तो ये हो गया 0.426 वोल्ट इसमें करेक्शन करो आंसर में ये 0.603 वोल्ट आएगा ठीक है और तीसरा पार्ट क्या बोला इफ द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस इतना पावर इज डिसिपेटेड पावर का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था पावर होता है E नॉट आई नॉट बाई 2 सो हाफ E नॉट आई नॉट होता है E नॉट बाय रेजिस्टेंस सो E नॉट का स्क्वायर 0.603 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रेजिस्टेंस 2 into 10 सो कैलकुलेट करो 0.603 डिवाइडेड बाय 20 आंसर आता है 0.018 वॉट्स ये रिजल्ट हो गया ठीक है समझ में आ गई ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 आ जाते हैं 26 पे 26 क्या कह रहा है 26 कह रहा है two coils C1 and C2 are placed close to each other. The magnetic flux phi2 linked with the coil C2 varies with current I1 flowing through the coil C1 as shown in figure. ठीक है phi2 और I1 तो phi2 कितना होता है phi2 होता है m into I1 मतलब m हो जाएगा phi2 by I1 मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ स्लोप ग्राफ का कितना है कोई भी एक पॉइंट ले लो ये ले लो 2 और ये 5 स्ट्रेट लाइन ग्राफ है सो स्लोप के लिए आप क्या करोगे चेंज इन y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5 minus 0 चेंज इन x कोऑर्डिनेट 2 minus 0 आंसर आ गया 2.5 हेनरी स्लोप ऑफ द ग्राफ से सेकेंड पार्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट विल इंड्यूस एन EMF ऑफ 100 वोल्ट इन द कॉइल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है सो इंड्यूस्ड EMF होता है m di1 by dt E2 सेकेंड कॉइल में कितना हो रहा है 100 वोल्ट m 2.5 आप निकाल चुके हो di1 by dt आपको निकालना है सो di1 by dt कितना हो गया 100 upon 2.5 ढाई से डिवाइड करेंगे 40 एम्पियर पर सेकेंड ठीक है समझ में आ गया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 आ जाते हैं 27 पे 27 क्या कह रहा है द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिलीजूल्स पोटेंशियल एनर्जी है 25 मिलीजूल्स when the current in the inductor is 60 milliampere current in the inductor is 60 milliampere the inductor is of inductance okay in energy का फॉर्मूला हाफ Li स्क्वायर तो L का वैल्यू हो गया ट्वाइस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय करंट का स्क्वायर सो ट्वाइस ऑफ 25 मिलीजूल्स डिवाइडेड बाय करंट का स्क्वायर करंट कितना हो गया 60 मिली एम्पियर है तो 6 into 10 to the minus 2 एम्पियर तो 36 into 10 to the power minus 4 ऊपर गया 10 बच गया 50 500 by 36 500 by 36 250 by 18 125 by 9 हेनरी 125 by 9 हेनरी 125 divided by 9 आंसर आता है 13.88888 मतलब 13.89 हेनरी आंसर आ गया सी ऑप्शन ठीक है आ जाते हैं 28th पे 28th क्या कह रहा है in an inductor of self inductance 2 millihenry the current changes with time according to this relation at what time EMF is 0 okay EMF 0 EMF कितना होता है L di by dt ये चाहिए आपको 0 तो di by dt आपको क्या चाहिए होगा 0 डिफरेंशिएट करो d by dt ऑफ
टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस टी, आपको क्या चाहिए? 0। प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, किसके बराबर? 0 के बराबर। ई टू पावर माइनस टी और टी कॉमन, ई टू पावर माइनस टी और टी कॉमन, तो बचा माइनस टी और 2 इक्वल टू 0। तो t आ गया 0, t आ गया 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स के बाद करंट क्या हो जाएगा? 0। स्टार्टिंग में 0 था और बाद में भी क्या हो गया? 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 0 होगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है? Two coils have a mutual inductance 0.005 Henry. Coefficient of mutual induction दिया है 0.005 Henry. Current changes in the first coil according to the equation इतना, ठीक है। So current का expression दिया हुआ है 10 sin 100 pi t। मैं क्यों वेरिएबल्स लिखूं जब वैल्यूज दी हुई है? तो maximum value of EMF in the second coil is मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ निकालो, एम डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड में एम, इसका डिफरेंशिएट 10 बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस इंटू 100 पाई। सो ये हो गया 0.05, 0.005, 5/1000 into 10 into 100 into 3.141 cos 100 pi t। सो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 2 3 1 2 3 उड़ा दो, 5 पाई। पाई की टर्म्स में आंसर है 5 पाई वोल्ट। सो मैक्सिमम ईएमएफ हो गया 5 पाई वोल्ट। गॉट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक पेपर में आया नहीं, बट अब इसका बारी है। अब हो सकता है ये कभी भी आपको धप्पा कर दे, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सर्किट इफ एट एनी इंस्टेंट द करंट इज 5। एक बार इस सर्किट को बना लेते हैं। 1 ओम, बैटरी 15 वोल्ट, इंडक्टर 5 मिली हेनरी। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है? द करंट इज 5 एम्पियर एंड डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 to the power 3। अब ये करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई, तो आप अज्यूम करके चलोगे कि नेगेटिव में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, ए और बी। और आपको आई दिया हुआ है 5 एम्पियर एंड डिक्रीजिंग डी आई बाई डी टी दिया हुआ है -10 to the power 3। बड़ी बड़ी वैल्यू है, कोई बात नहीं, एम्पियर पर सेकेंड। वीबी माइनस वी ए निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ए से बी की तरफ जाओ, वी ए माइनस वी बी। लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम। इसका हो गया आई आर, बैटरी का हो गया -15, इंडक्टर का हो गया एल डी आई बाई डी टी। वैल्यूज डालो, आई की वैल्यू 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस 1 ओम, -15 प्लस सेल्फ इंडक्शन 5 मिली, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू -10 to the power -3, 10 to the power 3, -3 नहीं, 10 to the power 3। ठीक है, कितना हुआ? 5 -15 -5, ये आ गया -15 वोल्ट। तो VB माइनस VA कितना हुआ? 15 वोल्ट। आंसर आ गया 15 वोल्ट। VB माइनस VA हो गया 15 वोल्ट। ठीक है, किरचॉफ लॉ लगाया, इधर गए वोल्टेज IR, इसके माइनस में पहुंचे -15, इस पे LDI बाई dt, DI बाई dt का साइन लोगे अपने आप आ जाएगा इसका साइन। ठीक है, इंक्रीज कर रहा होता तो
पॉजिटिव वैल्यू डलती। नेक्स्ट, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आपको बोला इन द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर आर इज 10 ohms, बना लेते हैं हम सर्किट दोबारा से। आर आपको 10 ohms दिया हुआ है, ये इंडक्टर दिया हुआ है, ये बैटरी दी हुई है, ठीक है। फाइंड वी ए बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सेल्फ इंडक्शन की एल की वैल्यू है 5 हेनरी, ये बैटरी दी है 20 वोल्ट। करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में, जो गिवन है वही लेनी है। करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब आ जाओ उस पे, करंट कितना है, वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर है। और डी आई बाई डी टी आपको कितना दिया हुआ है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अपने आप साइन दिया हुआ है, -1 एम्पियर पर सेकेंड। सो चलो ए से बी, पहले हो गया आई आर, फिर एल डी आई बाई डी टी, फिर +20, तो ये हो गया 20 -5 +20, 40 में 5 गए, 35 वोल्ट, 35 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। आ जाते हैं 32 पे। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है और ये एग्जाम में चांस है आने का। कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है आपके टाइम पे आ जाए। पिछले 2-3 साल से मेरे को लग रहा है आएगा, पर आ नहीं रहा है, कभी भी आ सकता है। 32 और आएगा सीधा 5 नंबर का। 32 figure shows a rectangular conductor PQRS in which the conductor PQ is free to move in a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the paper. The field extends from x equal to 0 to x equal to B and is 0 for x greater than B. Okay, x equal to 0 से लेकर x equal to B तक फील्ड है, आगे फील्ड 0 है, ठीक है। The field extend, ठीक है। Assume that only PQ possesses resistance R. When the arm PQ is pulled outwards, x equal to 0 to 2b, and then it is moved backward to x equal to 0 with constant speed v, obtain the expressions for the flux, the induced EMF, sketch the variations of these quantities with distance from x equal to 0 to 2b. Okay, ध्यान दो, वेरिएशन पे ध्यान देना बेटा। पहले फ्लक्स की बात करते हैं, पहले एक्सप्रेशंस निकालते हैं। From 0 to B, from x equal to 0 to x equal to B, x equal to 0 से x equal to B तक लेके जब जाऊंगा तो फ्लक्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, फ्लक्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। From 0 to maximum value, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, फ्लक्स एट 0 हो जाएगा 0, फ्लक्स एट B कितना हो जाएगा, फ्लक्स एट B पॉइंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया कितना है, एरिया हो गया B इंटू L इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। फ्रॉम x इक्वल टू B to x equal to 2b, no change in flux, therefore it will remain same as b into lb। जब मैं यहां तक तो फ्लक्स बढ़ेगा, इसके बाद फ्लक्स उतना ही है ना, वो तो नहीं बढ़ रहा, सेम रहेगा। फिर वापस लाएंगे from x equal to 2b to x equal to b, flux remains same, कितना हो जाएगा, b into lb। फिर from x equal to b to x equal to 0, flux will decrease to 0। so इसका वेरिएशन क्या बन जाएगा, इसका वेरिएशन ऐसा बनेगा, फ्लक्स का पहले इंक्रीज करेगा, ये x इक्वल टू 0 पॉइंट है, x इक्वल टू B तक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फिर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा,
बी से टू बी तक में भी फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, टू बी से वापस जब लाऊंगा बी में तब भी फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, फिर वापस कम होने लगेगा। तो पहले फ्लक्स बढ़ेगा, ये टाइम के साथ बना रहा हूं, टाइम के साथ ग्राफ बना रहा हूं। पहले फ्लक्स बढ़ेगा x इक्वल टू 0 इस टाइम पे, फिर इस टाइम पे x इक्वल टू b हो गया, फिर टू b पे पहुंचा, फिर वापस b पे आया, फिर वापस 0 पे आ गया। तो पहले फ्लक्स बढ़ा, फिर फ्लक्स कांस्टेंट, फिर फ्लक्स 0। यहां पे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, यहां पे फ्लक्स कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? b इंटू एल बी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। दूसरा बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इंड्यूस्ड ईएमएफ की, व्हेन फ्लक्स इंक्रीजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, मतलब माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी। किसी भी मोमेंट पे बी एल एक्स माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स कितना होगा? एक्स डिस्टेंस दूर, बी इंटू लेंथ इंटू एक्स, तो बी एल कॉन्स्टेंट है, तो माइनस बी एल वी। जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो माइनस बी एल वी, और जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा, व्हेन फ्लक्स डिक्रीजेस, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाती है प्लस बी एल वी। याद है ना बात? ठीक है ना? एक्स अगर कम हो रहा है तो ये माइनस डी एक्स बाई डी टी हो गया, प्लस बन जाएगा। व्हेन फ्लक्स इज कांस्टेंट, फ्लक्स इज कांस्टेंट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाती है 0। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा? पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगी नेगेटिव, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी नेगेटिव, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी नेगेटिव माइनस बी एल वी, एक्स इक्वल टू बी तक, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी 0, एक्स इक्वल टू टू बी तक, फिर एक्स इक्वल टू बी तक, फिर 0, और फिर प्लस बी एल वी, एक्स इक्वल टू 0 तक। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर इंड्यूस्ड करंट बोला होता, बोला नहीं है, बोला नहीं है, अगर मेरे को इंड्यूस्ड करंट का निकालना होता, करंट विद टाइम निकालना होता, तो करंट का सेम होता एज ईएमएफ। तो ये ऐसे बनता, फिर ऐसे जाता, और फिर पॉजिटिव हो जाता अगर बोला होता तो। और ये करंट कितना होता? माइनस बी एल वी बाई आर, और ये मैक्सिमम कितना हो जाता? प्लस बी एल वी बाई आर। अगर मुझे इसी क्वेश्चन में पावर दिया होता, ये तो करंट का हो गया, अगर पावर का होता, पावर विद टाइम, पावर क्या होता है? पावर होता है वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। सो पावर हमेशा क्या रहती? पॉजिटिव। तो ये पहले भी पॉजिटिव होती, फिर 0 हो जाती, फिर पॉजिटिव हो जाती, और ये हो जाती कितना? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ये एक्स इक्वल टू बी तक, टू बी तक, बी पे वापस, और यहां पे x इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? ये कंप्लीट इन दोनों के साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये सिर्फ ये बोर्ड में आया हुआ है 3 मार्क का, एक बार थोड़ा टाइम पहले। ठीक है, पर ये कंप्लीट अगर जिस दिन आ गया तो सीधा 5 मार्क में आएगा। तब आपको ये करंट का भी एक्सप्रेशन निकाल के दिखाना पड़ेगा। ईएमएफ निकाल चुके, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करो, करंट का एक्सप्रेशन आ गया। वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करो, पावर का आ गया। अब वोल्टेज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पावर हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि वोल्टेज का स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा। समझ में आया? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 32। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 33 पे। 33 क्या बोल रहा है? अ कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए and a long straight wire carrying current I are at the same plane as shown in the figure. The frame moves to the right with a constant velocity v. The EMF induced in the frame will be proportional to. EMF induced निकालना है आपको, EMF induced निकालना है। तो यहां पे जो फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी। ये करंट है, फील्ड हो गई इनवर्ड, पर हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी। फील्ड होगी इनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि है इनवर्ड। अब आपको याद होगा
मैंने बताया था बी, एल और वी तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। अगर इसमें करंट इस तरफ है, सपोज ऐसे, ठीक, अगर इसमें करंट इस तरफ है तो ऊपर वाली ब्रांच में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, 0, क्योंकि यहां पे एल और वी पैरेलल है। इस वाली ब्रांच में भी ईएमएफ क्या हो जाएगी, 0। नाम दे देते हैं पीक्यूआरएस, पीक्यूआरएस में। तो आप क्या बोलोगे, फोर्स, सॉरी, ईएमएफ ऑन क्यूआर और ईएमएफ एसपी दोनों की क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी। इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ पीक्यू में होगी और आरएस में होगी, और दोनों में ऑपोजिट होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि करंट दोनों में उल्टी डायरेक्शन में। लेंथ की डायरेक्शन कौन सी लेते हो, जो करंट की डायरेक्शन होती है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ will be in opposite directions in PQ and RS. So total induced EMF हो गया एक का माइनस दूसरे का मैग्नीट्यूड में, ठीक है। सो दोनों का निकालो, BLV, तो B1 LV माइनस B2 LV, B1 माइनस B2 LV। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितना हो गया, x, और ये मिडल है a/2, x माइनस a/2। सो B कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय 2 पाई x माइनस a/2 माइनस म्यू नॉट I बाय 2 पाई, दूसरे वाले का डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस a/2, दूसरे वाले का हो गया x प्लस a/2 इंटू LV। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आई, म्यू नॉट कॉमन, I कॉमन, 2 पाई कॉमन, म्यू नॉट कॉमन, I कॉमन, डिनोमिनेटर में 2 पाई कॉमन, LV तो ऑलरेडी कॉमन थे, बचा कितना, इसमें एलसीएम लोगे 2/2x माइनस a माइनस 2/2x प्लस a, 2 बाहर, 2 कट गया, म्यू नॉट I LV बाय पाई 2x प्लस a माइनस 2x माइनस a, तो 2a अपॉन 2x प्लस a इंटू 2x माइनस a। So EMF is inversely proportional to 2x plus a into 2x minus a, 2x plus a into 2x minus a, तो ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, अगर इसमें, इस क्वेश्चन में, इफ इन above question it's given to find flux on loop due to straight conductor। क्वेश्चन है नहीं, एनसीईआरटी में ऐसा है क्वेश्चन, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट दिया हो और आपको ऐसे बोलो, ये ए लेंथ है, ये ए लेंथ है, आपको बोलो इसमें से फ्लक्स निकालो इसकी वजह से, और ये लेंथ, लेट्स सपोज बी लेंथ दी हुई है, सपोज इसकी वजह से इसमें फ्लक्स निकालना है, ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चन है सब। आप एक क्या काम करो, छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लो dx लेंथ का, at a distance x from this, so स्मॉल फ्लक्स पहले निकालोगे, फ्लक्स हो जाएगा, इस छोटे से एलिमेंट पे पहले निकालोगे फ्लक्स, हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया कितना है, ADX, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय 2 पाई x
इंटू ए डी एक्स। इंटीग्रेट करो टोटल फ्लक्स के लिए, म्यू नॉट कॉमन, आई कॉमन, 2 पाई कॉमन, ए कॉमन बाहर, मतलब dx अपॉन x। लिमिट क्या हो जाएगी, x इक्वल टू b से लेकर a प्लस b तक। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, b से लेकर a प्लस b तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, म्यू नॉट आई ए बाई 2x natural log of a plus b minus natural log of b, upper limit log a minus log b, log a by b, mu naught I a by 2 pi into natural log of a minus b upon b। ये तरीका हो गया अगर आपको फ्लक्स निकालना है। अगर इस सिचुएशन में बोला हो, इफ क्वेश्चन आस्क्स टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इनका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालो। अगर क्वेश्चन बोलता है इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो निकालो, वो कैसे निकालोगे, फ्लक्स निकाल चुके हो, वो हो गया एम आई। कंपेयर करो तो एम का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई, म्यू नॉट ए बाई 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस बी अपॉन बी। समझ में आया वेरिएशन कैसे हो सकती है। इसमें तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला था, तो दोनों की वजह से निकाला और खत्म कर दिया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह सपोज आपको बोला होता फ्लक्स निकालने को, तो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। अगर बोला होता इस पेयर ऑफ दो जो पेयर है, इस ये जो पेयर है इसकी वजह से आप कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालो, तो फ्लक्स निकालने के बाद एमआई के बराबर करके कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालते। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है मिसले उसके एडिशनल एक्सरसाइजेस में। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। Consider the experimental setup shown in the figure. This jumping ring experiment is an outstanding demonstration of some physics laws. Conducting non-magnetic ring is placed over the vertical core of solenoid. When the current is passed through the solenoid, the ring is thrown off. जैसे करंट ऑन होता है रिंग इससे उड़ के जाती है। आंसर द एक्सप्लेन करो। फर्स्ट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ जंपिंग। सो व्हेन current is passed magnetic field due to solenoid increases. This will increase flux linked with the coil है या रिंग है, with the ring, and to oppose this increase, ring flies off, उड़ के आती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का ही हो गया। What will happen if the terminal of the battery are reversed and the switch is closed? Same effect. Again, same effect, because now again current will increase due to which polarity of solenoid changes, and also the polarity of induced EMF changes in ring to oppose the increase in current. पहले अगर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो रहा है तो अब साउथ होगा, पर कॉइल में भी अब साउथ होगा, तो अभी भी उड़ेगा क्योंकि फ्लक्स तो इंक्रीज ही होगा ना। थर्ड पार्ट, एक्सप्लेन द टू लॉज दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। तो ये आप खुद कीजिए, थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन कीजिए इसमें
Faraday's laws and Lenz's law। ये आप खुद कीजिए, थियोरेटिकल है, ठीक है। सो फैराडेज लॉज को एक्सप्लेन करना है और लेंजेस लॉ को एक्सप्लेन करना है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ गया। सो ये था आपका सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। आई होप समझ में आ गए होंगे सारे। जो नहीं आए मार्क कीजिए, क्लास में पूछिए, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।